विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, आज कर रहे हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो क्रिप्स प्रस्ताव आए थे, आपने पढ़ लिए क्या क्या दिक्कतें थी उसमें। क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। भाई युद्ध होंगे और विश्व युद्ध होंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, कीमतें बढ़ेंगी, वस्तुओं का अभाव होगा। भारतीय जनमानस क्या हो गया? असंतोष से भर गया। महात्मा गांधी को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण का दबाव सिद्ध होगी। अगर भारत में अंग्रेज रहे तो जापानियों ने आक्रमण करना है, क्योंकि जापान दूसरी तरफ था। किस तरफ था? ठीक है। और जापान कमाल कर चुका था, अमेरिका से टकरा गया था, पर्ल हार्बर को बर्बाद कर चुका था। कौन? मतलब आगे चलकर करता है, पर मैं बता रहा हूं जापान ने अमेरिका को भी टक्कर दी। अमेरिकन को मार दिया उसने, नौसैनिकों को, कई हजार नौसैनिक मारे गए। किसमें? पर्ल हार्बर में। ठीक है। तो भाई जापान क्या, अगर ये रहते हैं यहाँ पर, कौन? भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण के लिए दबाव सिद्ध होगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत को ईश्वर के हाथों में या आधुनिक शब्दावली में अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। किस अवसर पर कहे? आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर कहे, 1942 में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा मैंने कहा जगह भी है, वर्धा नदी भी है। ठीक है, तो जगह की बात कर रहा हूं मैं। आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, डेट याद करनी पड़ेगी। 14 जुलाई 1942, वर्धा याद करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। 14 जुलाई के प्रस्ताव से पूर्व 27 अप्रैल से 1 मई 1942 में प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी गांधी जी ने पहले ही अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कह चुके थे। कब? प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। क्लियर हो गया? 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। धमकी दे दी कांग्रेसियों को। किसको? उनका कहने का मतलब ये था कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, नहीं दिया तो कांग्रेस को भूल जाएंगे लोग, देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। और वास्तव में थी हस्ती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डर गए भाई सब कांग्रेस के लोग। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर बोलते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में नेहरू जी ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। किससे? आग से खेलने जा रहे हैं। हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। आगे नेहरू ने कहा कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है एमरी और क्रिप्स को। किसको? एमरी और क्रिप्स को। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे आगे चलकर प्रथम शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद वो व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे अधिक समय तक क्या किए? कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्योंकि अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया तो कई सालों तक कांग्रेस की बैठक नहीं होती है, यही अध्यक्ष बने रहते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किताब का नाम क्या है इनकी? ये अखबार है, अल हिलाल अल बिलग इनके अखबार हैं। मैंने किताब पूछी आज, इंडिया विंस फ्रीडम, चेक करना जरा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है भाई?
ठीक है, बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। यही है इंडिया विंस फ्रीडम। हाँ, तो जब मैं अखबार पूछूं तो अखबार बताएं, अल हिलाल अल बलग, और जब मैं किताब पूछूं तो किताब बताएं, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, कंट्रोवर्शियल। चलो भाई, ग्वालियर टैंक क्वेश्चन बना हमारे समय में, आप तो बहुत बात के हो। अब ग्वालियर टैंक क्वेश्चन बना, अगस्त क्रांति मैदान क्वेश्चन बना। क्या बना? इसी को बोलते हैं अगस्त क्रांति मैदान। 7 अगस्त 1942 बंबई का क्या, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक का मैदान। यहां पर आपने सुना होगा CAA के विरोध में, नहीं, किसके विरोध में? सिटीजनशिप पर जो अमेंडमेंट हुआ था, हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA के विरोध में बंबई में यहाँ पर कई लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि एक बार यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन चला था, कि क्या चला था, और हम यहीं से करेंगे। कि हुए, कई लोग आए, उसमें कई सितारे भी आए फिल्म जगत के। याद आया कुछ? तो ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। बैठक में वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव किसको बोला जाता है भाई? भारत छोड़ो प्रस्ताव को बोला जाता है। किसको? भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। किसकी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी, नेतृत्व विहीन आंदोलन, नेता सारे जेल में, कहां पर? जेल में बंद कर दिए गए थे। आपको यह भी याद करना है कि गांधी को कहां बंद किया गया, नेहरू को कहां पे बंद किया गया, है ना? तो गांधी को तो बंद किया गया कहां? आगा खां पैलेस में, पूना में। कहां पर? लास्ट जेल है महात्मा गांधी की, आखिरी जेल कौन सी है? इसके बाद जेल नहीं होती है गांधी को। और एक वो थे आपके, हमारे क्या नाम है, हजारीबाग की जेल में थे भाई, बिहार में। हजारीबाग जेल कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पड़ता है भाई? हजारीबाग प्लेटू तो झारखंड में पड़ता है। तो हजारीबाग की जेल में बंद थे कौन? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने क्या लिखी? प्रिजन डायरी लिखी। क्या लिखी? जिन्होंने लिखा वाई सोशलिज्म। क्या लिखा? समाजवाद क्यों। क्या लिखा? समाजवाद क्यों। और आगे चलकर जेपी मूवमेंट भी चलाया जिन्होंने। वो दीवार फांदे कहाँ की? हजारीबाग की जेल तोड़ के आए बाहर, और तब आंदोलन को क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे ही एक कांग्रेस रेडियो भी चला, उस पर एक पिक्चर बन चुकी है, देखा होगा आपने। कौन थी वो महिला जिन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाया, जिन्होंने कहा कि रेडियो से हम क्या करेंगे, नेता नहीं है तो क्या हुआ, हम सारे कार्यक्रम जो होंगे वो कहां से चलाएंगे? रेडियो के माध्यम से बताएंगे। बताओ कौन थी वो महिला? उषा मेहता। उषा मेहता। पिक्चर बन चुकी है, कृपया देखें। क्या देखें? वास्तविकता को भी देखें, खाली उसी में आनंद मत लें कि हैंडपंप उखाड़ा जट ने और मार दिया पाकिस्तानी के सिर पर। वास्तविकता यह भी है कि कांग्रेस रेडियो चला था और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया उन्होंने? नेतृत्व प्रदान किया। तो ठीक है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उस क्रांति, उसे क्या बोलते हैं, उस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान। क्या बोलते हैं? तो अगस्त क्रांति मैदान कहाँ है? बंबई में। ठीक है, इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई भी माना जाता है। बॉम्बे कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। बंबई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश बता रहा हूं कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है कि नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। भाई ये कहना था गांधी का, और उसके बाद क्या हो गया? बवाल हो गया पूरे देश में। करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो ये शब्द ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश में मतलब
जो ठंडा पड़ चुका था ना सब कुछ, फिर प्रज्वलित हो गई अग्नि, जिसे बोलते हैं क्रांति की। समझ में आया? आंदोलन की प्रगति भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। शुरू होते ही गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। शायद जवाहरलाल नेहरू को कहाँ, अहमदनगर की जेल में, चेक करना, अहमदनगर की जेल में रखा गया। हाँ, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य JB कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको अहमदनगर की जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। कहाँ किया गया? पटना में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल की दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए। 1942 में आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन किसने किया? आंसर जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला, और जब युवा आ जाता है तो भाई आंदोलन हिंसक हो जाता है। फिर क्या होता है? जब तक बड़े लोग आंदोलन करते हैं तब तक क्या होता है? अहिंसक होता है आंदोलन। और जब युवा आ जाते हैं तो क्योंकि गर्म खून होता है, ज़्यादा सह नहीं सकता, तो हिंसक हो गया। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़तालों से फैक्ट्रियां बंद हो गई। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेल लाइनें उखाड़ी गई, बिजली के तार काटे गए, पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, डाक खाने, सरकारी इमारतें जलाई गई, है ना। ये हिंसा ही तो थी। अरे पुलिस स्टेशन फूकना, थाना फूकना छोटी मोटी चीज थोड़े होती है ना। पहले थी ना अब है, ना तो पहले थी ना अब है। थाना फूकना मतलब भारत सरकार से, राज्य सरकार से टक्कर लेना। क्या करना? किसी कर्मचारी पर हाथ लगाना मतलब राज्य सरकार के ऊपर हाथ। किसी कर्मचारी का गरेबान पकड़ना, सरकारी कर्मचारी का मतलब राज्य सरकार का गरेबान पकड़ना या भारत सरकार का गरेबान पकड़ना। और छूट जाओगे? नहीं छूटोगे। समझ में आया? 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास, बंबई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। इसी दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने गांधी का साक्षात्कार लिया। लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, वैसे इनका नाम गांगुली था, अरुणा गांगुली, ठीक है। विवाह हुआ आसफ अली के साथ तो नाम हो गया अरुणा आसफ अली, आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली, ठीक है। आसफ अली को कुछ मिला था पाकिस्तान में? चेक करना, कोई डेजिग्नेशन, कोई पद। अरुणा आसफ अली नहीं बोल रहा हूं मैं, आसफ अली भारत में रहे थे या पाकिस्तान चले गए थे? क्योंकि लियाकत अली तो पाकिस्तान चले गए थे और लियाकत अली की वाइफ उत्तराखंड से थी, मदर ऑफ पाकिस्तान आयरन पंथ। तो आयरन पंथ भी कहाँ गई होंगी? पाकिस्तान ही गई होंगी भाई, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में लंबी मजदूरों की हड़तालें चली। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार चली हड़ताल को एक राष्ट्रवादी इतिहासकार ने भारत का स्टालिनग्राड कहा है। क्या कहा है? स्टालिनग्राड कहाँ मिलेगा आपको? रूस में मिलेगा। स्टालिनग्राड से उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार चली हड़ताल। 3 महीने यार हड़ताल करना, सोचो ना, जो कर्मचारी रावा दाल रोटी के लाले पड़ गए होंगे, लेकिन फिर भी हड़ताल की देश की आजादी के लिए, है ना। गिरफ्तारी से बचे नेता VM खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नाम याद रखना भाई उषा मेहता का, कांग्रेस रेडियो, हाँ, उषा मेहता, नदीमान अब्रवाद प्रिंटर आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। इन सबके नाम याद करिए, कौन कौन? VM खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नदीमान अब्रवाद प्रिंटर आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। रेडियो स्टेशन बंबई और नासिक में स्थापित थे। कहाँ?
बम्बई और नासिक। नासिक जो है हमारा महाराष्ट्र में है। कुंभ लगता है यहाँ पर, किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। प्याज होता है नासिक में बड़ा अच्छा। और विटिकल्चर, विटिकल्चर समझते हो? अंगूर की खेती, ठीक। ग्रेप्स कैपिटल भी यही हमारी, क्या है? और प्याज को क्या बोलते हैं? ओनियन, अनियन। हिंदी माध्यम वाले ओनियन बोलते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? भूमिगत नेता जिसमें सुचिता कृपलानी, कौन? सुचिता कृपलानी, छोटू भाई पौराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे। बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र करके गुप्त संगठनों में बांटते थे। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। कितने? गांधी जी के उपवास शुरू करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा। तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर गांधी जी की रिहाई की मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार अब चाह रही थी कि गांधी जी मर जाए। क्या चाह रही थी? और सारी तैयारियां हो चुकी थी, बांस के डंडे आ चुके थे, उसके ऊपर चटाई बटाई कफन वफन सब ले आ गए, सब तैयारी हो चुकी थी किसकी? गांधी जी की। अब अचानक गांधी जी को लगता है कि यार क्या ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो गांधी तुरंत अपना अनशन तोड़ देते हैं। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। विदेशों में ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन तथा मैनचेस्टर के नागरिक, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड, सिलोन स्टेट काउंसिल, अमेरिकी सरकार आदि ने ब्रिटिश भारतीय सरकार पर गांधी जी की रिहाई के लिए दबाव डाला। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए राजभक्त, MSNE, NR सरकार और HP मोदी ने वॉइस रॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, किन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था वॉइस रॉय की कार्यकारिणी से? तो आपने बोलना है MSNE, NR सरकार, HP मोदी। उसी समय उस समय के हालात अजीब तरह के थे। एक तरफ देश विदेश में गांधी की रिहाई हेतु सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, दूसरी ओर सरकार आगा खां पैलेस में गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी, फ्यूनरल सेरेमनी की तैयारी कर रही थी। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने सरकार को चकमा देते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उनको कैद से रिहा कर दिया। क्लियर हो गया? गांधी को पढ़ना कभी, गांधी को बड़े इंटरेस्टिंग, पहले तो सबसे पहले आत्मकथा पढ़ना, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, तब समझ में आएगा आपको। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व भी उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। अब देखो ना, उत्तराखंड में क्वेश्चन बन चुका है कि उनके निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। जो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ है वो इंग्लिश में अनुवाद किसने की? महादेव देसाई ने की। किसने की? और पत्नी मर चुकी थी कस्तूरबा। बा मतलब माँ होता है, क्या होता है? गांधी जी माँ क्यों बोलते थे अपनी पत्नी को? कस्तूरबा। बा मतलब समझते हो? क्यों बोलते थे कस्तूरबा? कसम खाई थी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों बोलते थे। ठीक है, चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हुई। अब ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्या क्या क्वेश्चन देखे हैं मैंने? नंबर 1, बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी। एक तो यही बनता कि पहली समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में बनी, कहां पर बनी? आंसर बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, बिहार उसके बाद शुरू होता है, बॉर्डर पर है बलिया। रीति रिवाज खान पान सब बिहार जैसा है, लेकिन बलिया है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? यहाँ पे थे एक पांडे जी, नाम था चित्तू पांडे। कौन? इन्होंने पहली समानांतर सरकार स्थापित की, पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की। फिर बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। यहाँ की समानांतर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बने। जातीय सरकार कहाँ पर बनी? आंसर तामलुक में बनी। तामलुक कहाँ है? मिदनापुर जिले में, बंगाल में है। ठीक है। एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किस सरकार में किया गया? आंसर
तामुलुक जातीय सरकार में किया गया। किसमें किया गया? बांग्लादेश की संसद को आज भी जातीय संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय संसद बोलते हैं। तामुलुक जातीय सरकार हो गया। उसके बाद भाई इसे राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता थी। किसको? बंगाल की मिदनापुर तामुलुक सरकार को राष्ट्रीय सरकार की के रूप में किसको मान्यता थी? आंसर। उसके बाद सतारा महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र में उस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर, ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा कि सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कौन सी थी? आंसर सतारा महाराष्ट्र की। सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार की स्थापना हुई। जिनके नेताओं में कौन थे भाई? वाईवी चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली। दीर्घजीवी मतलब सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र की सरकार चली, सतारा की सरकार चली, समानांतर सरकार। क्लियर हो गया? इसके अलावा तलचर उड़ीसा में भी कुछ समय के लिए समानांतर सरकार बनी। तलचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था, फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोध किया क्योंकि वे महायुद्ध में ब्रिटेन के साथ तथा साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थे। किसके? भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन में यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि यह असफल रहा। स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी आंदोलन अथवा कोई भी त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम सिद्धि में उसका सबका अपना अपना योगदान होता है। ध्यान रखना कि देश भी ऐसे आजाद नहीं हुआ। क्या क्या आंदोलन पढ़ रहे हैं? असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। हो सकता है कि आप बहुत सारे पेपर देते होंगे, उसमें असफल भी होते होंगे। आप सफल तब होंगे जब स्वतः स्फूर्त होंगे। स्वतः स्फूर्त का मतलब समझते हैं? न तो मेरे पढ़ाने से न किसी के पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होना है। आपका सिलेक्शन जो होना है तब होगा जब आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनेंगे। ये एक पैटर्न है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं पैटर्न है कि मैं बोल रहा हूँ तो बाध्य कर रहा हूँ आपको सुनने के लिए। क्या करने के लिए? हो सकता है कि आप घर में बैठ के रील देख रहे होते इस समय, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, या अन्य कार्य कर रहे होते, या हो सकता है कुछ लोग सो रखे होते, पर यहाँ पे बाध्य हो रहे हो आप, न चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, है ना? न चाहते हुए हाँ कर रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसा ही सही। तो मैंने कहा इतने सारे आंदोलन चले, लेकिन सब सफल कहाँ हुए? सब सफल कौन सा हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसकी इस लाइन को समझिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन में यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि यह असफल रहा। स्वाधीनता में किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी आंदोलन और कोई भी त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम सिद्धि कब? ये आप अपने ऊपर भी लो। आपका जब रिजल्ट आएगा, आपके हाथ में क्या आएगा? एडमिट कार्ड आएगा, तब का लेके चलो। सपने नहीं दिखा रहा हूँ, सब विभाग भी नहीं दिखा रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। निकलोगे तभी जब स्वतः स्फूर्त होगे, जब खुद पढ़ना शुरू करोगे, खुद से अपने अंदर से एनर्जी आएगी कि हाँ पढ़ना है, तब निकलोगे, तब निकलेंगे पेपर भाई, उससे पहले नहीं निकलते हैं। अंतिम सिद्धि में उन सबका अपना अपना योगदान होता है। क्या होता है? निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, लेकिन फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो सूत्रपात हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार के ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेज पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। क्या हो गए? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 1942 के बाद इस देश के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर लिया था। 5 साल लगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुए? आजाद हुए। जब तक दिमाग गुलामी के उसमें बंधा रहा तब तक नहीं निकले। जिस दिन दिमाग में ये आ गया कि हम स्वतंत्र हैं, उस दिन वो क्या हो गए? तो ये जकड़न आप लोगों के दिमाग में भी होगी कि हम नहीं निकल रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम हिंदी माध्यम के, हम इंग्लिश माध्यम के, हम हिंदी माध्यम के, हम ऐसा ये कमज़ोर, हम इंग्लिश माध्यम के, हमारी हिंदी कमज़ोर, है ना? हम बीए वाले, हमारा मैथ्स कमज़ोर, और हम ये वाले, हमारा साइंस कमज़ोर। जब तक ये दिमाग में रहेगा तब तक नहीं निकलेगा पेपर। कब निकलेगा? जिस दिन किताब उठाओगे, पढ़ना शुरू करोगे, बोलोगे ठीक है, सो व्हाट भाई, जिन्होंने साइंस पढ़ा है वो भी तो रहे होंगे,
मैं बीए वाला हुआ तो क्या हुआ, साइंस तो पढ़ने, साइंस एंड टेक के बगैर पास नहीं हो सकते। समझ में आया? या इंग्लिश वाला ये नहीं बोल सकता कि बिना हिंदी के तो स्वप्न देखना ही मुश्किल है, उत्तराखंड में बिना हिंदी में पास नहीं हुए तो कुछ नहीं है, खत्म है कहानी। पहला पेपर ही हिंदी का होता है मेंस में, तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी भाई। दरिद्र भाषा नहीं है हिंदी, देव भाषा है। मतलब उसकी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, ग्रीवाण भाषा है, देव भाषा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। आपके पूर्वजों की भाषा है। ये अलग बात है कि आप क्या हो गए, आंग्ल हो गए भाई। वो आखिरी अंग्रेज जब जा रहा था ना जहाज पर, उसने कहा था हम जा रहे हैं, हमारी भाषा तुम पे राज करेगी। वो कर रही है आप पे, ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं हम इंग्लिश पढ़ने के लिए, पढ़िए, लेकिन हिंदी को भी मत छोड़िए। और हिंदी भाषी राज्य है, यहाँ पर अगर सेवाएं देनी तो हिंदी आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने सारे सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, पत्र जितने भी होंगे, टिप्पणी विप्पणी सब हिंदी में करनी है। किसमें करनी है? तो निसंदेह भारत छोड़ो को आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, लेकिन फिर भी 1947 की स्वाधीनता का जो सूत्रपात हुआ, क्या हो गया भाई, उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। जिस तरह 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूर और विद्यार्थियों का क्या था, विद्रोह था। और जिस आंदोलन में युवा होगा, मजदूर होगा और विद्यार्थी होगा, वो आंदोलन असफल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बशर्ते कि एक अच्छी लीडरशिप हो उसके पास, क्या हो। चलो प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोधी था, ये अपने ही औरों की और छुई की मेरे लाटे की ब्यो की छुई, सुना है गढ़वाली में कहावत है, ये अपना ही राग गा रहा था बेचारा कि क्या। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि उसका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीवी की वजह से काफी चिड़चिड़ा हो चुका था जिन्ना। कौन? ठीक है। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्ना पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट था भाई। क्या था? काफी पढ़े लिखे बैरिस्टर जिसको बोलते हैं यार, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था उस जमाने में। कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है, लॉ करने के लिए। ये अलग बात है कि अब आज बादशाही थॉल में हो रहा लॉ, तो कोई कर ही नहीं था। पहले कहाँ जाना पड़ता था? जहाज में जाना पड़ता था पानी के, एक रिवीजन तो जहाज में ही हो जाता था। चलो जी, मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। किसका नारा दिया? विभाजन करो और छोड़ो। तो आपने डेट याद करनी, दिसंबर 1943 कराची। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित और असामाजिक माना। ये अजीब सी बात है। अति उदारवादी थे, इन्होंने कहा ये अकल्पित है, असामाजिक है। तेज बहादुर सप्रू। कौन? तेज बहादुर सप्रू। भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। ये कथन किसका? आंसर भीमराव अंबेडकर का है कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, डिटेल।